गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम यदि किसी भी रिलेटेड टॉपिक से आती है तो आप मुझे कंसल्ट करें। किसी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को सेपरेट, जैसे हमने 11th क्लास में प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी, ठीक उसी तरीके वाली फाइल जो है वो बनानी है। व्हाइट पेज पे आप लोग डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर, और जो आपका लाइनिंग वाला पेज है उस पर आप मैटर लिखेंगे। जो बहुत सुंदर जैसे आपको फाइल मिली है उससे मच बेटर फाइल आपकी बननी चाहिए। एक डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल आता है तो आप चेक करते हैं उस चीज को। जब एक्सटर्नल तो आपकी फाइल जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्रॉपर डायग्राम बनाएं, अच्छे से फाइल को कंप्लीट करें, और जो भी मैटर में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कंसल्ट करें, ठीक है। इसी बात के साथ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। हम पढ़ रहे थे कल चैप्टर 28 मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, जनन संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे हम जनन तंत्र कहेंगे। जनन तंत्र के दो भाग पढ़े थे हमने, नर के अंदर और मादा के अंदर। नर के अंदर पाया जाने वाला जनन तंत्र नर जनन तंत्र कहलाता है, और मादा के अंदर पाया जाने वाला तंत्र मादा जनन तंत्र कहलाता है। पहले हम बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र के प्राथमिक ऑर्गन्स जो है, प्राइमरी ऑर्गन्स जो है, वो हमारा मुख्य रूप से कौन सा है? वृषण है। हम कल वृषण की बेसिक जानकारी ले रहे थे, उसके डायग्राम से हमने उसकी संरचना का अध्ययन किया था। आज हम वृषण की कंप्लीट संरचना, स्ट्रक्चर क्या क्या होती है वृषण के अंदर, और उसकी संरचना की जो बहुत सारी, क्योंकि वृषण के अंदर भी देखिए बहुत सारी कोशिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है। वृषण केवल जो है, केवल एक वृषण की संरचना जो बेसिक है वो हम कल पढ़ चुके, लेकिन वृषण के अंदर आगे कौन कौन सी कोशिकाएं, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आज हम अभी और अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं वृषण की। देखिए, मानव के जनन तंत्र का प्रमुख भाग, प्रमुख ऑर्गन क्या है? वृषण है, ठीक है। वृषण की संरचना किस प्रकार होती है? वृषण जो होता है लगभग 4 सेंटीमीटर मोटा और 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी इसकी मोटाई कितनी है? लगभग 4 सेंटीमीटर है थिकनेस जो होती है, और इसकी लंबाई, लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, ये वाली चीज, ये कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका भार जो होता है वो 10 से 15 ग्राम भार होता है। वृषण की स्थिति हम पढ़ चुके हैं कि हमारे दोनों टांगों के बीच वाले भाग में वृषण कोश स्थित होते हैं। दो होते हैं। रंग इसका कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, ठीक है। अब वृषण के बाहर जो आवरण पाया जाता है, वृषण है, वृषण की संरचना, जैसे मान लीजिए वृषण है, इसके बाहर जो आवरण पाया जाएगा, इस आवरण को हम क्या कहते हैं? वृषण खोल कहते हैं। वृषण खोल कहते हैं। अब वृषण के दो आवरण है, बाहरी आवरण और भीतरी आवरण। आवरणों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। वृषण का बाहरी आवरण कहलाता है यौनिक कंचुक, और भीतरी आवरण कहलाता है इसका श्वेत कंचुक कहलाता है। दो आवरण, बाहरी आवरण जो है बाहर की तरफ जो दिख रहा है यौनिक कंचुक, और भीतरी आवरण इसका क्या कहलाता है? श्वेत कंचुक कहलाता है। इस श्वेत कंचुक में कुछ अरेखित पट्टियां सी पाई जाती हैं। इन पट्टियों को हम वृषण पट्टियां कहते हैं। अभी बात क्लियर हो गई समझ में कि भाई भीतरी आवरण के अंदर कौन से भीतरी आवरण को हम क्या कह रहे हैं? श्वेत कंचुक कहते हैं, और श्वेत कंचुक के अंदर जो पट्टियां पाई जाती हैं उन्हें हम वृषण पट्टियां कहते हैं। अब वृषण के अंदर 250 से 300 पिंडुकों या लोब्यूल्स पाए जाते हैं। किसी भी वृषण की संरचना में 250 से 300 लगभग लोब्यूल्स या पिंडुकों पाए जाते हैं। इन पिंडकों के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी संरचनाएं होती है। देखो, वृषण है, वृषण के अंदर 200 से 300 जो लोब्यूल्स की प्रेजेंस हो गई। उसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए क्या क्या पाया जाता है इसमें। एक तो 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं, 2 या 3 शुक्रजनक नलिकाओं की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके स्राव को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी कोशिकाएं। और रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, रुधिर की कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, और तंत्रिका तंतु भी पाया जाता है।
नेक्स्ट चीज, इसमें संयोजी ऊतक, जैसे हमने वृषण की संरचना पढ़ी थी, तो एक सर्कल संरचना पढ़ी थी, उसके पास पास में इस तरह की जो संरचना हमने बनाई, ये क्या है? संयोजी ऊतक है। इस संयोजी ऊतक के अंदर कौन सी कोशिकाएं? अंतराली कोशिकाएं या लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। संयोजी ऊतक पे हमने डायग्राम में लिखा भी है कि यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट है। इस तरह की छोटी छोटी कोशिकाएं प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाएं या लैडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है कि लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि नर हार्मोन कहलाता है, जो नर के गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। यानी नर के अंदर जो जैसे दाढ़ी मुचकाना है, आवाज का भारी होना है, शरीर पर बालों का अधिक होना है, इस तरह के जो लक्षण पाए जाते हैं, जो नर के हार्मोन द्वारा नियंत्रित, वो कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब हम बात करते हैं ये शुक्रजनक जो नलिका होती है, इस पर संयोजी ऊतक का एक आवरण पाया जाता है। ये जो शुक्रजनक नलिका है हमने पढ़ ली यहाँ पर कि लोब्यूल्स के अंदर क्या संरचना है? शुक्रजनक नलिका। इन शुक्रजनक नलिकाओं पर संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। अब है ट्यूनिका प्रोपिया, यानी ये ट्यूनिका प्रोपिया के अंदर कौन कौन सी, इसके अंदर जो होता है एक त्वचीय स्तरीय ऊतक पाया जाता है, और इसके अंदर उस आवरण के अंदर ट्यूनिका प्रोपिया के अंदर एक तो ट्यूनिका प्रोपिया हो गई, पहले शुक्रजनक नलिका, उस पर आवरण को हमने क्या कहा? ट्यूनिका प्रोपिया। इसके आंतरिक भाग पर जो स्तर पाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? शुक्राणुजन्य कोशिका और आलंबन कोशिका, यानी दो प्रकार की विशेष कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी होती है? शुक्राणुजन्य कोशिका और आलंबन कोशिका। शुक्राणुजन्य कोशिका शुक्र जनन प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। कौन कौन सी प्रक्रिया? शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन, शुक्राणु के निर्माण का काम ये कोशिकाएं करती है। आलंबन कोशिका को हम सर्टोली कोशिका या धात्री कोशिका भी कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं इन्हें हम? सर्टोली या धात्री कोशिकाएं। ये संख्या में कम होती हैं और आकार में बड़ी होती हैं। ये जनन कोशिका की सुरक्षा व आलंबन प्रदान करती हैं। जनन कोशिका को सुरक्षा व आलंबन प्रदान करती हैं और शुक्राणु उत्पादन हार्मोन FSH को प्रेरित करने का काम करती है। शुक्राणु उत्पादन हार्मोन, इसमें से एक प्रोटीन से इनहिबिन जो प्रोटीन होता है, इनहिबिन प्रोटीन का निर्माण भी जो होता है वो यहीं से होता है। इनहिबिन प्रोटीन का निर्माण और शुक्राणु उत्पादन हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब होता है शुक्रजनक नलिका के चारों तरफ जो होती है वो एक प्रशन जालक के रूप में बहुत सारी कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रशन जालक कहते हैं। ये प्रशन जालक जो होता है उसके अंदर 15 से 20 संवहित नलिकाएं पाई जाती हैं। ये संवहित नलिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? अधिवृषण के आगे जो होती हैं किसमें खुलती हैं? अधिवृषण के अंदर खुलती है। यानी शुक्रजनक नलिकाएं किस चारों तरफ जो जालक है या जालक है वो वृषण जालक, ये वृषण जालक किसमें खुल रहा है? 15 से 20 संवहित नलिकाओं में, और संवहित नलिकाएं जो किसमें खुल रही हैं? अधिवृषण के अंदर खुलती हैं। देखिए, जब कल हमने बात करी थी तो हमने पढ़ा था कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक जो ऑर्गन है, प्राइमरी जो है भाग, वो तो वृषण है। उसके अलावा सेकेंडरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। द्वितीय जो भाग हमने पढ़ा था उसके अंदर भी हमने कई संरचनाएं पढ़ी थी। उसमें पहली संरचना आती है अधिवृषण की, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या संरचना होती है? अब हम बात करते हैं एपिडिडाइमस की। ये देखिए 6 मीटर लंबी पतली कुंडलित नलिका के रूप में कोशिका पाई जाती है। 6 मीटर लंबी हो गई, पतली और कुंडलित, यानी कुंडलित फॉर्मेशन में इस तरह से। बाहर पेशीय स्तर, बाहर वाला जो स्तर होगा इसका कौन सा हो गया? पेशीय स्तर हो गया।
और आंतरिक स्तर जो बनाता है वो उपकला कोशिकाओं का बना होता है। अब है अधिवृषण को 3 भागों में हम बांटते हैं, शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण और पुच्छक अधिवृषण। शीर्ष अधिवृषण चौड़ा वृषण के ऊपर वाला भाग, वृषण के ऊपर जो स्थित चौड़ा भाग है वो कहलाएगा शीर्ष अधिवृषण, और ये इसमें क्या खुलती है, अपवाही वाहिनिका में ये खुलते हैं। मध्य अधिवृषण संकरा पतला चपटा भाग होता है और पश्चात तक वृषण के पीछे वाले भाग तक ये फैला रहता है। पुच्छक अधिवृषण अंतिम भाग पतला होता है और वृषण के निचले भाग को ढकता है। वृषण का जो नीचे वाला भाग है, पुच्छक अधिवृषण क्या काम है, जो नीचे का भाग उसको ढकने का काम है। इसको हमने इस हाथ को इससे ढक लिया, इस तरह से पुच्छक अधिवृषण जो होता है निचले भाग को ढकने का काम करता है। तो ये हमने संरचना पढ़ी है किसकी, नर गणतंत्र में। एक तो प्राथमिक जो मुख्य भाग के मुख्य संरचना है वृषण, और द्वितीय संरचना है हमारी जो द्वितीय अंग है उसमें अधिवृषण पहली एपिडिडीमस संरचना के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। आप लोग रेगुलर स्टडी करें। अब हम वीकली टेस्ट की शुरुआत कर चुके हैं, तो अगला टेस्ट की सूचना भी आपको समय पर दे दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।